नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। सभी साथी कैसे हैं? आज से प्रारंभ करते हैं, पूरी तरह से शुरुआत करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0। जो लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में निराश हुए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बीपीएससी टीआरई 4.0 है और यहाँ पर आपका सारा जो शिकायत है वह दूर होने वाला है। इतना बढ़िया बेहतरीन आप लोग को मेहनत करना है कि आप टीआरई 4.0 में अपनी सफलता का परसेंट फहरा ही दीजिए। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ओपन हो चुका है, केवल 1499 रुपए का कोर्स है। इसमें आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी सोशल साइंस का हिस्ट्री का पोर्शन और इसके अलावा जीके का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। ये लगभग 277 लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन किए थे और 236 लोग ज्वाइन किए थे और 177 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और बहुत बड़ी बधाई आप सभी लोगों को। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। सब कुछ आज से प्रारंभ है, आज ही से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ आज से प्रारंभ है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ठीक है, ये भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, शो हो रहा है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग का बीपीएससी पीजीटी आपका रहेगा, फिर आपका टीजीटी एसएसटी भी आपका इसी में मैं इंक्लूड करूंगा। इसके अलावा जीके का कंप्लीट कोर्स इसी में रहेगा, लेकिन जो ओनली जीके लेना चाहते हैं वो केवल 499 का पेमेंट करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यह जो वीडियो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड है और यह जो वीडियो मैं दे रहा हूं यह डेमो वीडियो है, यह बात आप जान लीजिए। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सारे के सारे वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। भैया एक बात बता दें आप लोग को, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विश्व इतिहास के कुछ विषय यह देख रहे हैं आप लोग। यह आपका बुक है एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 11 का बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, और इसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता से का चैप्टर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का चैप्टर इसमें आपका, ठीक है। इसी में आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता वाला चैप्टर है। ठीक है, लेखन कला और शहरी जीवन के नाम से है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? आप एक टर्म आप लोग को याद होगा, दोआब। ठीक है, हमारे वहां दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? आब का मतलब होता है पानी। ठीक है, यह फारसी भाषा का शब्द है। आब का मतलब पानी और दो मतलब दो तरह से, जहां दो तरफ से पानी आता हो उसे ही दोआब कहेंगे। जैसे हमारे देश में क्या है, गंगा यमुना का दोआब, इधर से गंगा नदी बहती है, इधर से यमुना नदी बहती है, तो दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो होता है उसे हम दोआब कहते हैं। ठीक है, तो दोआब का मतलब मेसोपोटामिया ही है। अब मेसोपोटामिया का मतलब ही दोआब है। देखिए मेसोस, यहाँ पर मेसोपोटामिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य, और पोटेमोस का मतलब क्या होता है? नदी, मतलब दो नदियों के बीच का स्थान। जैसे दोआब, अगर आप यह प्रश्न पूछ जाएगा कि मेसोपोटामिया जो है वह किस हिंदी शब्द का अर्थ है, समानार्थी अर्थ है दोआब का। दोआब का मतलब ही होता है मेसोपोटामिया, ये बात जानिए। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दोआब। मेसोस का मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। यूनानी भाषा का शब्द है मेसोस। ठीक है, ये पूछता है भैया कि मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य। पोटेमोस का मतलब नदी। ठीक है, अब देखिए वह दो नदियां कौन है मेसोपोटामिया में, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के निर्माण में जिनका अमूल्य योगदान रहा है। मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ठीक है, दजला और फरात नदी के उपजाऊ धरती के बीच का क्षेत्र है। जैसे इधर से दजला नदी बहती है, इधर से फरात नदी बहती है, और बीच में यह मेसोपोटामिया की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। आज का जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, यह क्षेत्र कहाँ है? तो इराक गणराज्य में, इराक में ही आपका मेसोपोटामिया है। अब आप समझ लीजिए। ठीक है, आज जहां इराक है वही मेसोपोटामिया की सभ्यता कभी थी। ठीक है, क्या है मेसोपोटामिया? तो देखिए मेसोपोटामिया क्या है? एक सभ्यता का नाम है, बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया।
देखिए एक बात बता दें, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के ही आपका समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने सुदृढ़ नगरीय जीवन के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में अगर कहीं नगरीय जीवन का इतना बढ़िया बेहतर विकास हुआ है, विस्तृत विकास हुआ है, बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, वह सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन एक बात बता दूं, नगरीय जीवन का जो प्रारंभ हुआ था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता से कई गुना बहुत मतलब बड़ी क्षेत्रफल पर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। मेसोपोटामिया बहुत छोटी सभ्यता थी, ठीक है, बहुत छोटे क्षेत्रफल पर थी। लेकिन नगरीय जीवन का प्रारंभ जो होता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता है, और उन्नत नगरीय जीवन का जो प्रारंभ होता है वह सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, दजला और फरात नदी के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन का आरंभ इसी सभ्यता से माना जाता है। अब ये मत समझिए शहरी जीवन का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से शहरी जीवन का प्रारंभ नहीं हुआ था, उन्नत शहरी जीवन का प्रारंभ हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। बस ये समझ लीजिए, अगर कोई बिहार का कोई छोटा सा कस्बा है, ठीक है, और एक पटना शहर है बिहार का, तो उसमें अंतर है ना, बस ऐसे समझ लीजिए। ये अंतर था सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। जो गणितीय विद्या है, खगोल विद्या है, आज जो इराक है, आज जो इराक गणराज्य है, वह मतलब किस चक्कर में पड़ गया है? आप लोग वहां पर देख रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसी अराजकता भी फैली होती है इराक में, आप जानते ही हैं, ठीक है। सीरिया इराक का हिस्सा बहुत ही ज्यादा आतंकित हिस्सा है, ठीक है। लेकिन कभी इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वह मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसने समस्त विश्व को गणित एवं खगोल विद्या का ज्ञान दिया, ठीक है। आज अंधकार में जीवन जी रहा है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपने संपन्न शहरी जीवन के लिए, विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए, वहां पर साहित्य लिखा गया था, अच्छे अच्छे बड़े बड़े साहित्यकार थे, ठीक है, वो जो मिट्टी की तख्तियों पे लिखा करते थे, ठीक है। गणित एवं खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग इतने ज्यादा विकसित मस्तिष्क के थे कि उन्होंने हफ्ते को 7 दिनों में विभाजित किया था, वर्ष को 365 दिनों में विभाजित किया था, ठीक है। तो यह उनकी गणितीय एवं खगोल विद्या का इतना बड़ा ज्ञान था। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक मैप भी आप लोग के सामने यहाँ पर दिया हूं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। मेसोपोटामिया की भाषा, मेसोपोटामिया में भाषा क्या थी, जनभाषा क्या थी, लोग किस भाषा में बोला करते थे, किस भाषा को समझते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस सभ्यता में सबसे पहले, थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं, इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, सबसे पहले इस सभ्यता में कौन सी भाषा विकसित हुई थी? सुमेरियन भाषा। उसके बाद अक्कडी भाषा का भूमिका हुआ, और उसके बाद सबसे बाद में आरमाइक भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले सुमेरियन भाषा एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर अक्कडी भाषा, और तीसरे नंबर पर आरमाइक भाषा का विकास हुआ। अगर परीक्षा में आता है, देखिए यहाँ पर TRU 2.0 में कम से कम 7 से 8 प्रश्न मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए थे, और केवल देखिए यह संयोग ही कहा जाएगा, जो भी हो, 13 मिनट का वीडियो में बनाया हुआ था, और 13 मिनट के वीडियो में 7 से 8 प्रश्न फंसे हुए थे। आमतौर पर लोग 15-15, 20-20 घंटे का मैराथन चलाते हैं और 2 क्वेश्चन नहीं फंसता है। यहाँ पर आपको खुद जाकर देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है ये, ठीक है। तो देखिए 1400 BC में आरमाइक भाषा का विकास हुआ, ठीक है। सबसे पहले किसका भाषा का विकास हुआ था? सुमेरियन भाषा का, फिर अक्कडी भाषा का, फिर आरमाइक भाषा का। 1400 BC में आरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह आरमाइक जो है किस भाषा से मिलती जुलती है? तो ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है। हिब्रू भाषा से यह आरमाइक भाषा आपकी मिलती जुलती है, ठीक है। एक 1000 BC के लगभग, 1000 BC का मतलब क्या जानते हैं? ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1000 वर्ष पहले, 1000 BC के बाद इसका व्यापक प्रयोग होने लगा। आज भी इराक के कुछ भागों में यह भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? हिब्रू भाषा, ठीक है, हिब्रू भाषा। तो सबसे पहला सुमेरियन भाषा थी, उसके बाद अक्कडी भाषा थी, उसके बाद आरमाइक भाषा थी। आरमाइक भाषा किस भाषा के समान है? हिब्रू भाषा के समान है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, यह कहां से जानकारी प्राप्त करते हैं? आप जानते हैं, किसी भी सभ्यता के बारे में, किसी भी इतिहास के कालखंड के बारे में
हमें जानकारी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। मूर्तियां होता है, आभूषण होता है, कब्र होता है, औजार होता है, बर्तन होता है, बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ होते हैं, यही तो जानकारी के स्रोत हैं। तो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के स्रोत जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है मिट्टी की पट्टिकाएं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे उसमें बहुत सारे लोग बड़े बड़े साहित्यकार थे। अब साहित्य लिखने के लिए तो किताब और कॉपी तो था नहीं, ठीक है। तो वह जो अपना जो साहित्य लिखा करते थे, वह जो अपनी रचना लिखा करते थे, वह मिट्टी की तख्तियों पर लिखा करते थे। दरअसल गीली मिट्टी पर सरकंडे से कुछ लिख देते थे। गीली मिट्टी पर सरकंडे से कुछ लिख देते थे और फिर उस गीली मिट्टी को धूप में सुखा लेते थे, जिससे लिखा हुआ जो चीज होता था, लिखा हुआ जो अक्षर होता था वह स्थायी हो जाता था। या तो धूप में सुखा लेते थे या तो आग में पका लेते थे। यही मिट्टी की तख्तियां होती थी, मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है, ठीक है। तो ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत क्या है मेसोपोटामिया की सभ्यता की? तो इमारतें हैं, बिल्कुल इमारतें मिली हैं, मूर्तियां, कब्र में बहुत सारा सामान मिला है जो इतिहास की जानकारी देता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के इतिहास की जानकारी देता है। आभूषण मिला है, औजार मिला है, मुद्राएं मिली हैं, मिट्टी की पट्टिकाएं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं जो लिखित सामग्री के रूप में है। जैसे ये मिट्टी की पट्टिका है, आप देख रहे हैं, इस पर लिखा गया है, ठीक है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति कहाँ है मेसोपोटामिया? तो आप जानते हैं कि आज का जो इराक गणराज्य है वही मेसोपोटामिया की सभ्यता पल्लवी तो पुष्पित हुई थी। इराक का कुछ हिस्सा, कुछ सीरिया का हिस्सा, ठीक है, ऐसा मेसोपोटामिया की सभ्यता में था। तो देखिए यह जो क्षेत्र है इराक गणराज्य का हिस्सा है। आज जो मेसोपोटामिया है वह आपका इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो चेंज कर लेता हूँ। यह जो क्षेत्र है वह इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था, ठीक है। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता का मैं एक छोटा सा मैप ऐसे बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे यह मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो इसको दो भागों में विभाजित थी, ठीक है, दो भागों में विभाजित थी। ये जो उत्तरी भाग होता था, उत्तरी भाग है, इसे असीरिया कहा जाता था, असीरिया, ठीक है, असीरिया कहा जाता था। और जो दक्षिणी भाग है भैया, इसको हम बेबीलोनिया कहते थे, बेबीलोनिया कहते थे, ठीक है, बेबीलोनिया कहते थे। और ये जो बेबीलोनिया है इसे कभी कभी हम सुमेरिया भी कहते थे, सुमेरिया भी कहते थे, ठीक है। और ये जो बेबीलोनिया है यह आपका आमतौर पर शहरीकृत क्षेत्र था और रेगिस्तानी क्षेत्र भी था, शहरीकृत क्षेत्र भी था। तो समझ सकते हैं यह क्षेत्र जो था इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, जैसे ये आपका शहरीकृत था, दक्षिणी भाग क्या था? शहरीकरण हुआ था। दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था। बाद में इसी भाग को क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया कहा जाने लगा, ठीक है। अब इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता था? उत्तरी भाग को हम असीरिया कहते थे। असीरिया ये कहते थे क्योंकि यहाँ पर असीरियानियों को कब्जा था, इसीलिए इसको असीरिया कहते थे, ठीक है। इस सभ्यता में अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो नगरों का विकास हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो नगरों का विकास हुआ था वो 3000 बीसी के लगभग हुआ था, 3000 बीसी के लगभग, ठीक है, 3000 बीसी के लगभग यहाँ पर नगर का विकास हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब यह भी प्रश्न उठ सकता है, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में जानते हैं, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, ये जानते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगर थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कुछ बड़े नगर थे जिनका नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इसमें 3 बड़े नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में थे, एक उरूप, एक उर और एक मारी। इसको ऐसे याद कर लीजिए, उर, उरूप, मारी, उर, उरूप और मारी, ठीक है। यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के 3 प्रसिद्ध नगर थे, ठीक है। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में यह भी जानना है कि यहाँ स्टेपी घास का मैदान है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में स्टेपी घास का मैदान था जहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था, ठीक है। यहाँ औजार बनाने के लिए कांसे का प्रयोग होता था। यह प्रश्न तो TRE 2.0 में आया था। औजार बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जो औजार बनाते थे, किस चीज का बनाते थे? कांसा का बनाते थे। कांसा जो है तांबा और टीन धातु को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये जो महिला की मूर्ति है, ठीक है, एक महिला की यहाँ पर संगमरमर की मूर्ति है और यह मूर्ति मिली हुई है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस नगर में यह मूर्ति मिली हुई है? उरूप नगर में मिली है। उरूप नगर में यह मूर्ति प्राप्त हुई है जो केवल कटासर का मूर्ति है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसे हम वार्ग शीर्ष बोलते हैं, वार्ग शीर्ष। यह उरूप नगर में मिला है और यह संगमरमर का है, इसे हम वार्ग शीर्ष बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए मेसोपोटामिया का यह नक्शा आप लोग देख रहे हैं, यह जो ग्रीन वाला जो एरिया है यही आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है, यही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। यहीं पर आपका उत्तरी क्षेत्र जो था असीरिया था और दक्षिणी क्षेत्र जो था बेबीलोनिया था, ठीक है। यहाँ पर वार्क शीर्ष के बारे में बता रहा हूं आप लोग को। देखिए उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष प्राप्त हुआ है, स्त्री का सिर प्राप्त हुआ है उरुक नगर में, ठीक है, जो क्या है सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है। इसको क्या कहते हैं, इसे हम वारका शीर्ष कहते हैं, वारका शीर्ष। अब ये पूछ सकता है वारका शीर्ष कहाँ से मिला है, मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है, तो आप जान लें यह वारका शीर्ष मिला है कहाँ से, उरुक नगर से मिला है, ठीक है। श्रम विभाजन, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सामाजिक स्थिति थी क्या थी, श्रम विभाजन पर आधारित थी। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत सारे लोग थे, अलग अलग कामों में थे, कुछ लोग पुलिस का काम करते थे, कुछ लोग व्यापार करते थे, कुछ लोग सेवा करने का काम करते थे, ठीक है, कुछ लोग सैनिक थे। तो क्या था मेसोपोटामिया की सभ्यता में श्रम विभाजन था, श्रम विभाजन था। और सामाजिक संगठन, शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की विशेषता थी, ठीक है, सामाजिक संगठन जो था शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। अब देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में यहाँ खाद्य संसाधन में तो समृद्ध था। मेसोपोटामिया में क्या है भैया, एक चीज आपको बताते हैं, यह अब मेसोपोटामिया की जो घाटी है ना, यह खाद्य संसाधन में एकदम समृद्ध था। यहाँ पर अन्न अनाज का कमी नहीं था, बहुत ज्यादा अनाज होता था, खेती होती थी भैया। यहाँ पर दजला और फरात की जो घाटियां थी यह एकदम उन्नत मिट्टी का निर्माण करती थी, इसलिए यहाँ पर खेती अच्छी खासी होती थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, अनाज और अन्न में पूरा तरह से परिपूर्ण था, संपूर्ण था मेसोपोटामिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी थी, यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव था। अनाज तो था, फसल अच्छी होती थी, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था, इसीलिए वह खनिज के लिए क्या करते थे, वह ईरान और खाड़ी देशों से वह खनिज को मंगाते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ खाद्य संसाधन में तो यह समृद्ध था, परंतु खनिज संसाधनों का यहाँ अभाव था, जिसे वह तुर्की से, ईरान और खाड़ी देशों से मंगाते थे। अब खाड़ी देशों में क्या आएगा, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ये क्या है, सब खाड़ी देश हैं, ठीक है। तो यह जो खनिज संसाधनों का अभाव था, तो खनिज संसाधन की पूर्ति कहां से करते थे, तुर्की से, ईरान से और खाड़ी देशों से यह करते थे, ठीक है। यहाँ व्यापार करने के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। अब व्यापार करने के लिए जो परिवहन व्यवस्था में इनका काम था, ये जलमार्ग के द्वारा ज्यादा व्यापार करते थे। और आज भी देखिए थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन में आज भी जो निर्यात और आयात करवाया जाता है, बड़े बड़े जो अलग अलग देशों से हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो आमतौर पर जो भी माल की डिलीवरी होती है वह जल परिवहन के द्वारा ही होती है, समुद्र के रास्ते ही होती है, ठीक है। या समुद्र के रास्ते हो, चाहे नदी के रास्ते हो, इसको हम जल परिवहन कहेंगे। तो जल परिवहन क्या होता है, सस्ता भी होता है और सुलभ भी होता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी जलमार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था, जलमार्ग द्वारा परिवहन किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ व्यापार करने के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जलमार्ग द्वारा फराद नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। उस समय जो दजला फराद नदी जो थी, ठीक है, एक तो दजला नदी के बारे में पता ही है, फराद नदी जो थी वो विश्व व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। मतलब फराद नदी से के थ्रू, फरात नदी के रास्ते मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग निर्यात और आयात किया करते थे, ठीक है। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए लेखन कला का विकास हुआ था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था। लिखना बहुत ही अच्छा खासा मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जानते थे। लेखन कला का विकास यही से हुआ। इसीलिए ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो चैप्टर है, इसका नाम ही है लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का एक उन्नत विकास हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। लाइन पे रहिएगा आप लोग। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाकर देखिएगा। हालांकि यह पहला वीडियो है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा आप लोग। और जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, ऊपर स्क्रीन पर दे सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपए का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपका डेमो वीडियो था, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा से कम ही वीडियो मिल पाएंगे, इसलिए अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।